दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने जैसे अपन ने 6 धाराएं का अध्ययन किया था, तो आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई अपन समितियों के शक्तियां, कर्तव्य और कार्य जो नियम 2009 है उनका अध्ययन आज करेंगे। तो कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा उनको, नहीं देखा? क्या है कि अगर आप लोग रिवीजन करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि आप लोगों के याददाश्त ताज़ा कराता रहूँगा मैं। थोड़ा फिर जिससे जुड़े रहने से अपने फेस टू फेस पढ़ रहे हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अपन ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में इतना फर्क नहीं। ऑनलाइन में तो क्या है कि मेरे को तो केवल एक स्पीच दे के चल जाना है ऑनलाइन में तो। और ऑफलाइन में क्या है होता है कि आप अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ भी सकते हैं, फिर उसको अपन बाकायदा रिवीजन भी कराते हैं। तो उसमें ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर होता है। वैसे तो खैर अपनी अपनी समझ है, लेकिन मैं तो यही राय दूंगा कि भाई ज़्यादा बेटर ऑफलाइन ही है। और फिर जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आगे से जो राजस्व का जो पार्ट चैप्टर आएगा और अपने जो बजट का जो चैप्टर आएगा, धारा 876 से लेकर 89A तक जो चैप्टर आएगा, उसके लिए अपने जो विशेषज्ञ हैं डीएलवी में लगे हैं, डॉक्टर कमलदीप शर्मा, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। वो आपको मतलब प्रैक्टिकल रूप से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बजट बनते हैं, कैसे पारित होते हैं, किस प्रकार से क्या क्या उसमें बजट में क्या क्या प्रोविजन जोड़े जाते हैं, किस प्रकार उसका सप्लीमेंट्री बजट पास होते हैं, कैसे इस प्रकार से एक बार जैसे एनुअल बजट पास हो गया तो उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट भी पास होते हैं। पहले जो बजट पास होते थे तो उस टाइम क्या होता था कि नगर पालिकाएं बोर्ड प्रस्ताव में लेकर के बजट का और फिर वो राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजती थी। अब आजकल ये है कि भाई नगर पालिकाएं करेंगी पास बजट और कॉपी, मतलब यहाँ राज्य सरकार को बजट की कॉपी आएगी। जो डायरेक्टर लोकल बॉडी है उनको एक बजट की एक कॉपी उपलब्ध करानी होती है कि भाई ये बजट हमने पास किया। ये इनका परीक्षण करते हैं कि भाई जो आपने जो बजट पास किया है वो नियमों के अंतर्गत किया कि नहीं किया। जो प्रावधान दिए हुए उन प्रावधानों की परीक्षण, तो यहाँ मतलब फिर वो अनुमोदन मतलब हो जाता है उसमें। कोई वो यहाँ मतलब कंप्यूटर में उस बजट को फीड किया जाता है। वो तो अगर अपन जब सेक्शन जब 76 से लेकर 89A तक पढ़ेंगे, जब आपको डिटेल से बताएंगे। तो आज अपन पहले चर्चा करें, 15-20 मिनट का टाइम लूंगा मैं बस, कि जो अपन ने कल जो 6 धाराएं अपन ने पढ़ी थी ना, तो उनका एक बार अपन रिवीजन कर लें। तो अपन ने 49 से लेकर के 54 तक अपन ने अध्ययन किया था। तो 49 के संबंध में क्या प्रावधान है पीछे से बताएंगे? बताओ। हाँ? नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और उनके जो कार्य हैं वो 49 में दिए हुए हैं। क्या क्या है, कुछ बताएंगे? हाँ? तो आप गलत ट्रैक पे हो आप। चलो आप बताएंगे? नहीं बता पाएंगे आप में से कोई नहीं। 49 तो अपन ने पढ़ा था, मैंने तो आपको स्पष्ट बताया था। हाँ, सबसे मेन तो है उस जो कस्टडी ऑफ जो रिकॉर्ड है ना, उसकी उसकी रख रखाव करना, कस्टडी उसकी जो उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है। सबसे मेन जो बात है वो ये है, ठीक है ना, कि कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड कौन होगा, उसका उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर है। और फिर उसके बाद जैसे कोई भी जो समिति है या जो मतलब नगर पालिका बोर्ड है या अध्यक्ष द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, बोर्ड में जाएगा तो निर्णय तो होंगे, वहाँ प्रस्ताव जाएंगे तो उसका निर्णय होगा, बहुमत से निर्णय, तो वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। यदि वो नियमों के मुताबिक नहीं है तो फिर क्या होगा? हाँ, तो वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी पहले सलाह देगा उनको कि भाई
इस प्रकार से इसमें नियम में ये प्रावधान नहीं, जो आप निर्णय ले रहे हैं वो नियमों के अनुरूप नहीं है, तो इसलिए मैं आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ। तो मैं उसको सलाह देगा और उसकी सलाह रिकॉर्ड की जाएगी प्रोसीडिंग में। तत्पश्चात क्या होगा कि फिर भी वो नहीं मानते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, या कोई अध्यक्ष यदि कोई आदेश जारी करता है तो वो उस पर नोट ऑफ डिसेंट लगाएगा, असहमति की टिप्पणी अंकित करेगा। और वो असहमति टिप्पणी अंकित करने के पश्चात 7 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। अब राज्य सरकार के पास जाने के बाद राज्य सरकार उसका परीक्षण करेगी। अब परीक्षण उपरांत राज्य सरकार इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकती है और अंतिम आदेश जारी कर सकती है। दो में से कोई सा एक काम करेगी कि या तो इंटरिम ऑर्डर पास करे या फिर वो अंतिम आदेश पारित करे। ठीक है, तो ये इसमें 49 में सबसे जो मेन बात है वो ये है। उसमें फिर जैसे वो राज्य सरकार के पास जब परीक्षण कर लेगी तो इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया, मान लीजिए उसने सीधा अंतिम आदेश पारित कर दिया, तो वो उस प्रस्ताव को रद्द कर सकती है या एज इट इज उसको रख सकती है राज्य सरकार। जो भी राज्य सरकार या राज्य सरकार जो अधिकृत अधिकारी है वो, तो जब से डायरेक्टर लोकल बॉडी है अधिकृत अधिकारी, तो लेकिन राज्य सरकार या उसका अधिकृत अधिकारी जो भी अथोराइज जिसको राज्य सरकार करे वो, मतलब तो उसमें ये अपने 49 में ये नोट ऑफ डिसेंट के बारे में, यदि मान लीजिए राज्य सरकार 30 दिन के अंदर अंदर कोई निर्णय नहीं करती है, कोई मतलब न, तो वो जो पारित किया था ना बोर्ड ने, वो एज इट इज लागू हो जाएगा। इसमें यदि मान लीजिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिसको नोट ऑफ डिसेंट के पावर्स थे और वो उसको पता था कि भाई ये जो प्रस्ताव लिया गया है या जो आदेश दिया गया है अध्यक्ष द्वारा ये अनियमित है, मतलब गलत है, नियमों के अनुरूप नहीं है, तो और उसने फिर नोट ऑफ डिसेंट नहीं लगाया, तो उससे जो हानि होगी वो उसे व्यक्तिगत रूप से वसूलनी होगी। हाँ, जो भी है मतलब वो उससे वसूलनी होगी। ठीक है, ये प्रोविजन थे 49 में है। ये एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मैं नया आया हूँ, मैं तो आज ही ज्वाइन किया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये इस मामले में कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मैं तो आज ही आया हूँ, मैं तो किताब पढ़ी नहीं, मैं तो नियम नहीं पढ़ा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो चार्जशीट पकड़ा देंगे, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखेंगे आपका, आप नहीं रखोगे तो तो वो मतलब उसमें ये एक्सक्यूज वाली मैटर नहीं है। दूसरा, जो भी पत्राचार होगा नगर पालिका को, जो भी जिला प्रशासन है या जो डीएलबी है या अन्य कोई विभाग का अधिकारी जो पत्राचार करेंगे वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के संबोधित करके करेंगे। अध्यक्ष को भी कर सकते हैं। और नगर पालिका द्वारा जो भी पत्राचार किया जाएगा वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से और उसके हस्ताक्षर से और उसकी सील से जारी किया जाएगा। अध्यक्ष के द्वारा भी उसकी सील हस्ताक्षर जारी हो सकेगा। ये इसमें अपन ने मेन जो आपको मैंने पॉइंट बताए वो थे। बाकी जैसे ऑडिट में कोई अनियमितता पाई गई है या कोई इस प्रकार का कोई कपट, गबन, चोरी, हानि का कोई मामला पाया गया तो वो नगर पालिका ध्यान में लाने का कर्तव्य किसका है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है। ठीक है ना। ये इस प्रकार से इसमें ये मैंने मोटे मोटे मैंने आपको बताए हैं, इसमें धारा 49 के अंतर्गत बताए हैं। अन्य जो कार्य राज्य सरकार उसको जो नियमों को अधिनियमों के तहत जो सौंपे किसको उसको मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, वो कार्य भी वो करेगा। 49 में ये सारे प्रोविजंस हैं। इस प्रकार से धारा 50 है। 49 में आपको ध्यान होगा, आप तो बगरू से है ना, आप तो कितने वार्ड है? 35 है क्या आपके वार्ड? है ना, 35 है शायद वार्ड मेरे ख्याल से। तो वहाँ मतलब एक मेरे कार्यकाल में गबन हुआ था एक बहुत जबरदस्त, मतलब एक वो कर्मचारी था, कैशियर का काम दिया हुआ था उसको। तो उसने क्या काम किया कि गबन कर दिया, करीब 2-3 लाख रुपए का गबन कर दिया उसने। हमारे पकड़ में नहीं आया। हम कैश बुक जो लिखते थे ना, तो हमारे जो अकाउंटेंट था वो चेक करता था, उसने भी मतलब उसके पकड़ में नहीं आया। और
मेरे कार्यकाल से गबन तो मतलब मेरे कार्यकाल से पहले का था। मैं तो क्या है कि जैसे उसने कोई एक सेल टेस्ट जमा होता था नगर पालिका की तरफ से, जब ये निर्माण कार्य कराते हैं तो सेल टेस्ट चालान जमा कराने के लिए उसको चेक जारी, सेल्फ का चेक बना कर दिया, तो उसने पैसे तो उठा लिए चेक, और वो सेल टैक्स विभाग में जमा नहीं कराया। तो मैंने कहा यार वो कैश बुक लिखना है, लिखनी थी, तो मैंने कहा तो चालान ला, ये वेरीफाइड करूँगी तूने जमा कराया कि नहीं कराया सेल टैक्स विभाग में। तो बोल रहा हाँ मैं सब आज ला दूंगा कल ला दूंगा, वो मतलब टालता रहा, मैं आज ला दूंगा कल ला दूंगा। तो फिर हमारे दिमाग में डाउट हो गया ये चालान क्यों नहीं ला रहा ये। तो उसने 10 दिन बाद वो चालान दिया, 10 दिन उसने 1.5-2 महीने बाद चालान जमा कराया। पैसे जैसे निकाल लिया उसने 1 तारीख को, और अगले महीने की 10-20 तारीख को उसने पैसे जमा कराए। ठीक है, तो वो फिर हमारे डाउट हो गया, मैं क्या ये कोई ना कोई गड़बड़ है। तो फिर हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के उसकी जांच करी, पिछले जितना उसका कार्यकाल था उसका कैशियर का सारी जांच करी, तो वो लगभग 3 लाख का गबन निकला। तो फिर उसको हाथों हाथ हमने सस्पेंड किया, उसको तो उस कैशियर पद से हटाया। वो भी पता तब पड़ गया उसका एक्सीडेंट हो गया था, कि दूसरा कैशियर आ गया ना वो, तो दूसरा कैशियर बोला मैं चार्ज जब लूंगा जबकि मेरे को तो पूरा संभला रिकॉर्ड ही है। तो वो पकड़ में आ गया। तो वो क्या है कि पिछले मेरे समय से पहले का कार्यकाल का गबन था, 4-5 साल पहले का। तो फिर हमने उसको टीम बनाकर पूरी जांच करवाई मैंने उसकी, और गवर्नमेंट को मैंने चिट्ठी लिखी, नगर पालिका बोर्ड में भी हमने रखा। नगर पालिका बोर्ड वाले तो कुछ नहीं करते, वो तो सब क्या है कि वहीं लोकल का वो लोकल के मेंबर, तो वो तो उसको सपोर्ट, यह साहब हो गया जो गया, आप कोई माफ़ करो, अरे काहेगा माफ़ करो, जिसने चोरी कर ली गबन कर ली। हमने एफआईआर दर्ज कराई उसकी गबन की, एफआईआर दर्ज कराई, और गवर्नमेंट को लिखा कि भाई इस मामले में स्पेशल ऑडिट कराई जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, स्पेशल ऑडिट कराने का कोई आदेश जारी नहीं किया। फिर हमने तो अपने स्तर पर ही करा करा के मैंने कहा तू अभी पैसे जमा करा दे, नहीं तो मैं तेरे डंडे पड़वाऊंगा मैं तो फिर उसने विद इंटरेस्ट पैसे जमा करा दिए। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, कोई जमा नहीं कराता जल्दी से, लेकिन हमने करवा ली उससे विद इंटरेस्ट जमा करवाए थे। ये तो जानते होंगे कि उस कर्मचारी को, गौरी शंकर है, गौरी शंकर, हाँ गौरी शंकर वो है ना, ये क्या नाम उसका, गौरी शंकर क्या लिखता था वो, बड़ाई लिखता था, क्या लिखता था वो, है बैरवा नहीं था वो, रैगर था, गौरी शंकर रैगर, गौरी शंकर रैगर था। तो वो मतलब क्या था कि फिर वो, इसलिए मैंने उसको, नहीं तो उसको बहाल होने दिया मैंने, मैं बहाल तब करूंगा जबकि पहले तू ये पैसे जमा कराएगा, नहीं तो तेरी रात तो मैं ऐसे ही खराब करके छोड़ूंगा जो तू जिंदगी में याद रखेगा। और ये फिर एक ऑर्डर पारित कर दिया कि भविष्य में इस व्यक्ति को कैश कलेक्शन से संबंधित या राजस्व संबंधित के कार्य में नहीं लगाया जाए। परमानेंट एक ऑर्डर जारी कर दिया कि आने वाला अधिकारी भी उसको नहीं लगाए। तो ये गवर्न इस प्रकार से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अब आजकल तो कह रहे वो क्या डबल एंट्री सिस्टम हो गया, पहले तो हमारे समय सिंगल एंट्री सिस्टम था कैश बुक में, अब डबल एंट्री सिस्टम हो गया। अब तो डबल एंट्री सिस्टम से पकड़ में जल्दी आ जाता है, डबल एंट्री सिस्टम से। तो ये इस प्रकार से। तो अपन धारा 50 में कोई बताए, धारा 50 में क्या प्रावधान है? कार्यभार सौंपना। तो कार्यभार किसको देगा? अध्यक्ष, मतलब सामान्यतः तो क्या है वो उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए चेयरमैन की सीट रिजर्व है, एससी का है चेयरमैन, या वो एसटी का है, या वो ओबीसी का है, या वो महिला है, तो जो रिजर्व वर्ग का जो होगा, अगर वाइस चेयरमैन यदि रिजर्व वर्ग का है, उसी वर्ग का है, तो वो उपाध्यक्ष को देगा। यदि ये उपाध्यक्ष उस वर्ग का नहीं है, तो फिर राज्य सरकार जिस सदस्य को, जो भी उस वर्ग का है, उस वर्ग को निर्देश देगी राज्य सरकार। तो वो मान ली एससी का चयन तो एससी के सदस्य को दिया जाएगा, एसटी का है तो एसटी का दिया जाएगा, या ओबीसी है तो ओबीसी को दिया जाएगा, और यदि महिला है तो महिला को दिया जाएगा। ये चार्ज 50 में इस प्रकार से उसके प्रोविजंस हैं, धारा 50 में।
अब ये तो याद रहेगा ना बिल्कुल भाई कि अपन किस प्रकार से कार्यभार देंगे। ये मैंने आपको उदाहरण भी दिया था सौम्या गुजर का सीलदा भाई का, कि भाई सौम्या गुजर मतलब ये जो ग्रेटर की जो मेयर की जो सीट थी वो ओबीसी रिजर्व महिला थी, ओबीसी महिला, ओबीसी भी थी और साथ में महिला भी थी, यानी ये रिजर्व सीट थी, ओबीसी महिला होना चाहिए। तो वो क्या है कि जो पुनीत कर्नावट जो डिप्टी मेयर था वो सामान्य से है, जनरल सीट से उपाध्यक्ष बना हुआ है, डिप्टी मेयर है, तो इस सिस्टम उसको सौंप नहीं सकते थे क्योंकि वो रिजर्व सीट है, ओबीसी की है और महिला है। तो राज्य सरकार ने इस पर सीलदा भाई को 60 दिन की अवधि के लिए कार्यभार सौंपा और फिर उसका कार्यकाल बढ़ाते रहे 60 दिन बाद, जैसे जब तक अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था और निलंबित के दौरान अवधि के दौरान उसकी जब तक उसकी बहाली नहीं हुई या स्टे नहीं लाई तब तक वो मतलब सीलदा भाई चलती रही। ये इसमें धारा 50 में है, समझ में आई धारा 50, ठीक है ना। अब अपने 51 में क्या था, अपने क्या है कि नगर पालिका की बैठकें किस प्रकार से आयोजित होंगी। तो सबसे पहले तो क्या है कि साधारण बैठक है वो कितने दिन में बुलाएंगे, 60 दिवस में, और एक कैलेंडर ईयर में कितनी बार बुलाएंगे, न्यूनतम 6, न्यूनतम 6 बैठक होंगी एक कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब तो आप समझ गए ना कि कैलेंडर क्या किसे कहते हैं। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो पीरियड होता है वो कैलेंडर ईयर कहलाता है। तो ये अपने 6 न्यूनतम बैठक हो गई। और विशेष बैठक कब होगी, 1/3 मेंबर, यानी 1/3 जो मेंबर है वो एक अनुरोध पत्र देंगे लिखित में अध्यक्ष को कि भाई ये एजेंडा है, इस पर हमारी विशेष बैठक आयोजित की जाए। उसको क्या है अध्यक्ष क्या करेगा, 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिवस में वो बैठक आयोजित करे। वो नहीं करता है, विफल हो जाता है, तो फिर 10 डेज सीएमओ यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के पास में 10 डेज के अंदर वो बैठक आयोजित की जाएगी। और अत्यावश्यक बैठक, तीसरी बैठक होती है अत्यावश्यक इमरजेंसी बैठक, वो कभी अध्यक्ष कभी भी बुला सकता है, यानी एनी हाउ टाइम वो बुला सकता है। अत्यावश्यक बैठक इमरजेंसी जो बैठक है वो मतलब कभी भी बुला सकता है। ये अपने 51 में इतना ही प्रोविजन है। 52 नगर पालिका जो सदस्य है उनको क्या अधिकार है, क्या विशेष अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले तो अपने क्या है, संपत्ति यदि कोई उपेक्षा करता है जानबूझकर। दूसरा क्या है कि कोई संपत्ति की नगर पालिका जो संपत्ति है उसकी बर्बादी है, उसकी नुकसानी है, उसके संबंध में वो ध्यान आकर्षित करेगा नगर पालिका का। और उसके संबंध में जो मतलब उसके आम जन की जो समस्याएं हैं उसको तो अवगत कराएगा कि वह उसका ध्यान आकर्षित करेगा। और कोई प्रस्ताव पारित करने के लिए भी प्रस्तावित कर सकता है कि भाई ये मेरा प्रस्ताव, इसको बैठक में शामिल किया जाए। और वो अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का राइट भी है उसको, भाई अध्यक्ष से कोई प्रश्न वगैरह पूछ सकता है। और दूसरा क्या है कि रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन वो बिना शुल्क, वो तो बिना शुल्क कर सकता है, नकल नहीं ले सकता। नकल तो जैसे जो प्रोसीजर है पैसे देकर ले कि जो भी पैसा जो निर्धारित है नगर पालिका बोर्ड में, प्रति कॉपी जो भी निर्धारित है वो, या फिर आजकल तो आरटीआई है तो आरटीआई में भी पैसे तो लगते ही हैं, 2 रुपये प्रति कॉपी लगते ही हैं। आरटीआई में पैसे लगते हैं, बिना पैसे तो केवल बीपीएल परिवारों को दी जाती है आरटीआई में, बाकी अन्य किसी को नहीं दी जाती। बीपीएल परिवार तो निःशुल्क लेगा, बाकी इस तो सबको पैसे देने पड़ेंगे आरटीआई में। ये 51, 52। अब 53 में ये इंपॉर्टेंट धारा है 53। तो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, अध्यक्ष ओब्लिक उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव कैसे आएगा ये कोई बताए मेरे को, कैसे आएगा। तो 3/4 जो सदस्य है वो किसको देंगे, जिला कलेक्टर को। यानी 3/4 जो सदस्य हैं वो जिला कलेक्टर को लिखित में हस्ताक्षर कर करके बाकायदा उनको विधिवत रूप से जिला कलेक्टर को देंगे अविश्वास प्रस्ताव।
अब जिला कलेक्टर क्या करेगा, 30 दिन से पूर्व नगर पालिका की बैठक आयोजित करेगा। उसमें एक टाइम दिया जाएगा, तारीख तय की जाएगी, भाई इस तारीख को इतने बजे नगर पालिका कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में बैठक आयोजित की जाती है। और उसकी सूचना जो उसके पात्र सदस्य इलिजिबल मेंबर हैं, इलिजिबल मेंबर में केवल इलेक्टेड ही नहीं आते हैं, पदेय सदस्य भी आएंगे। ठीक है, वो बाद में जुड़ गया। मतलब वैसे तो ये पहले मैं आपको बताऊं, जब 1999 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, 1999 में भी योगेश सैनी वर्सेज स्टेट के मामले में अलवर नगर परिषद का एक केस था। उस केस में 1999 में मतलब इसमें हो गया था, लेकिन उस टाइम एक्ट था 59 वाला। ये 2009 में आया है एक्ट, इसमें स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से वापस फिर गवर्नमेंट को, फिर राजकुमार जायसवाल जो नगर परिषद दौसा का जो अध्यक्ष था, वो कोर्ट में गया कि भाई एमएलए को तो सूचना ही नहीं दी, ये तो मेंबर है इसका। तो फिर राज्य सरकार मतलब पैरवी करी, लेकिन हाई कोर्ट में आने तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, ये इस प्रकार से एक्स जो पदेन से जो सदस्य है वो इसके मेंबर होंगे, उनको वोटिंग राइट है। ठीक है ना। ये 8/3/19 से फिर गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि जो अपने इसके रूल्स है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव के नियम जो 217 है उसमें संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट ला करके 8/3 उसको ऑर्डर जारी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया राज्य सरकार ने। और फिर तो परमानेंट कर दिया भाई कि जिनको जो ये भी इलिजिबल मेंबर में जिनको वोटिंग राइट है उस परिभाषा में उसको शामिल कर दिया, इलिजिबल मेंबर की परिभाषा में इसको जोड़ दिया। वैसे 22/1/19 को जो फैसला 22/1/19 में जारी कर दिया था, 22/1/19 में उन्होंने ये राज्य सरकार ने कह दिया था कि ये अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया विचाराधीन है, तब तक मतलब अगर यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आता है इस दौरान तो वो उसमें एक्स जो सदस्य हैं उनको शामिल किया जाएगा। ये 22/1/19 में कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो अमेंडमेंट कब आया, वो तो बाद में आया अमेंडमेंट तो, और फिर परमानेंट आदेश तो पहले जारी कर दिए थे, लेकिन फिर 8/3/19 को तो मतलब क्या है कि अमेंडमेंट ही कर दिया रूल्स में। जो इसके रूल्स हैं 2017 25/5/17 को जो प्रक्रिया मैंने बताई आपको, तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे वो 3/4 सदस्यों ने रख दिया प्रस्ताव, मीटिंग भी आयोजित हो गई, तो कलेक्टर या कलेक्टर का नॉमिनी जो है उसकी अध्यक्षता करेगा उस मीटिंग की। ठीक है ना। यदि वो आधे घंटे तक उपस्थित नहीं हो तो क्या होगा, तो बैठक स्थगित हो जाएगी और उसके में उसके पात्र जो सदस्य उनको सूचना दी जाएगी। भाई नहीं नहीं, वो जल्दी जल्दी निर्धारित हो जाएगी वो तो। नहीं, जो वो सेकंड बार तो टाइम लग सकता है, लेकिन वो क्या है करेंगे जल्दी, मतलब उसमें ये नहीं है भाई उसी दिन जैसे घोषणा कर देंगे, उसी दिन जैसे अपने वो मीटिंग थी ना वो उसकी, उसी दिन बता देंगे भाई ये इतने तारीख को होगी, और नोटिस हाथों उसी दिन जारी हो जाएंगे, नोटिस उसी दिन जारी हो जाएंगे, इसमें डिले नहीं होता है। कि तो वो तो फिर मैटर आजकल हाई कोर्ट वगैरह सब तैयार रहते हैं, तो इसमें कोई वो तो फिर अलग बात है। फिर उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए वो उपस्थित हो गया, और अब कोरम देखा जाएगा, है ना। कोरम कितने से होना चाहिए, 3/4। कोरम भी कितना है, 3/4। कोरम जो होगा वो 3/4 सदस्यों के आधार पे होगा। ठीक है ना। जब तक ये कोरम पूरा, यदि मान लीजिए कोरम की इंतजार 1 घंटे तक किया जाएगा, 1 घंटे के दौरान यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो प्रस्ताव गिरा हुआ माना जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव पास नहीं मानो, गिर गया मतलब लोस्ट, प्रस्ताव लोस्ट हो गया, तो इस प्रकार प्रस्ताव गिरा हुआ माना जाएगा। अब यदि वो कोरम पूरा हो जाता है फिर क्या होगा, वो जो ऐसा प्रस्ताव पर क्या है कि बहस होगी, चर्चा होगी उस पर। तो चर्चा होगी तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम जो पीरियड है वो 4 घंटे का है। ठीक है, 4 घंटे का मैक्सिमम पीरियड निर्धारित है। इससे पहले भी चर्चा समाप्त हो सकती है, तो मतदान की मांग, तो मतदान इससे पहले भी हो सकता है। तो दोनों में से जो मतलब जैसे चर्चा समाप्त हो जाए और या 4 घंटे तो कराना ही कराना पड़े 4 घंटे बाद, तो वो फिर मतदान होगा। मतदान कितने से पारित होना चाहिए ऐसा प्रस्ताव, 3/4 से, 3/4 से ही प्रस्ताव पारित होगा तो वैसा प्रस्ताव पारित माना जाएगा। यदि नहीं होता है तो वो प्रस्ताव गिर गया।
ठीक है। 53 में ये प्रोविजंस है। 53 में ये अपने इसमें ये मेन ध्यान रखना है। पहले क्या था, 2/3 था। 1959 का जो एक्ट था उसमें 2/3 का प्रोविजन था, लेकिन अपने को तो उससे मतलब नहीं है, अपने को तो इससे मतलब है। अभी लोग कई कंफ्यूज होते हैं कि साहब 2/3 तो कई मानते, फिर हालांकि जो मेरे से कई यूज जब क्वेरी करते हैं तो मैं तो साफ बोलता हूँ मैं 3/4 का प्रोविजन है, तब उनके समझ में आता है भाई आप फला किताब पढ़ो, उसमें 3/4 का प्रोविजन एक्ट में कर दिया है, नियम बना दिए। तो कभी कई कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अपने को तो 3/4 प्रस्ताव रखेंगे तो 3/4, और यदि कोरम होगा तो 3/4, प्रस्ताव पारित होगा तो 3/4 है। हाँ तो 3/4 ही है, तो 3/4 इसलिए अब ऐसा प्रस्ताव पारित होना बहुत मुश्किल है। ये जैसे मान लीजिए आपके, जैसे मान लीजिए बगरू में 35 सदस्य हैं, ठीक है ना, और 1 एमएलए, तो कितने हो गए 36। 36 को कितने चाहिए मालूराम को, है 9 चाहिए उसको यार, प्रस्ताव बचाने के लिए 1/4 चाहिए उसको, तो 27 तो पारित हो जाएगा। समझ रहे हो बात आप, उसको तो 1/4 ही चाहिए मालूराम को, तो उसको नहीं चाहिए 27-27। उनको तो 9 मेंबरों को राजी रखना है। 9 को राजी रखना है, चाहे वो कैसे भी राजी रखे, साम दाम दंड भेद जैसे भी रखे, जैसे रखे, ठीक है ना। बाकी चाहे फिर किसी को करे चाहे नहीं करे, बात ये। तो ये अपने ऐसा प्रस्ताव का समझ में आ गया ना, ऐसा प्रस्ताव कैसे होगा कैसे नहीं होगा, किस प्रकार से आएगा, ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। 25/5/17 के द्वारा जो नियम बनाए गए उस नियम में इस प्रकार के प्रावधान है।